हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक संस्कृति जी। इसके अंतर्गत दो पाठ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिव्यू देख लेते हैं कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किए थे और अभी कहाँ तक पहुँचे। चलिए रिव्यू 1 मिनट में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे हड़प्पा सभ्यता। उसका स्टार्टिंग हुआ कहाँ से है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इंडिया का मैप है। ये इंडस सिविलाइजेशन है, मतलब इंडस नदी, सिंधु नदी है। इंडस सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक देश है मिस्र, यहाँ एक देश है सीरिया, यहाँ एक देश है इराक, यहाँ एक देश है ईरान, उसके बाद पाकिस्तान, पहले अफ़गानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम लोग को कृषि की खोज कहाँ हुई थी, तो मिस्र की सभ्यता यहाँ से हुई। यहाँ से धीरे धीरे लोग बढ़कर आना स्टार्ट हुए। तो कहाँ बढ़े, सैंधव क्षेत्र में, मतलब सभ्यता के स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो हम लोग सभ्यता का स्टार्ट मानते हैं मिस्र की सभ्यता से। मतलब यहाँ से खेती बाड़ी स्टार्ट हुई, सब लोग यहाँ थे। तो ये धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे आकर पहुँचे, तो हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट हुआ। हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट कैसे हुआ, तो मिस्र की सभ्यता से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे लोग आकर कहाँ बसे, तो सिंधु नदी के तट पर बसे। और ये यहाँ लोग हंटर शिकार थोड़ा करते थे, तो वो लोग धीरे धीरे आकर बढ़े और सिंधु नदी के तट पर देखे कि यहाँ तो अच्छे पैदावार की भूमि है और यहाँ अच्छा खेती हो सकता है, तो आकर यहाँ लोग बस गए। तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाया। और ये धीरे धीरे पतन की ओर लड़खड़ा गई। और कुछ लोग का मानना है कि ये हड़प्पा की सभ्यता कैसे विलुप्त हुई, तो कुछ लोग का मानना है कि अकाल पड़ गया, कुछ लोग का मानना है सूखा आ गया, कुछ लोग का मानना है कि यहाँ भीषण बारिश हुई। तो कैसे भी हुआ, इसका समाप्ति, इसका यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। इसका मंतव्य सब इतिहासकारों का अलग अलग है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, मिस्र की सभ्यता से स्टार्ट हुई। हम लोग सभ्यता इतिहास 10,000 ईसा पूर्व से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से कबीला के रूप में लोग आए थे और धीरे धीरे आकर बसे। सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ स्टार्ट हुई। तो इसके बाद इनका पतन हुआ। तो कुछ लोग यहाँ पतन होने के बाद यहाँ से लोग गंगा किनारे धीरे धीरे सिंधु नदी से हट के लोग गंगा जमुना क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अब पढ़ना है ये हम लोग को। फिर से एक बार यहाँ समाप्त करते हैं और नए तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई, तो लोग गंगा दायोब क्षेत्र पर आकर बसे और एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई जिसको ऋग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। चलिए उसका क्षेत्रफल हम लोग पहले जान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। चलिए ये देखिए, सबसे पहले यहाँ गंगा नदी के तट पर, मतलब ऋग वैदिक काल कहाँ आकर सभ्यता की शुरुआत हुई, तो गंगा दायोब क्षेत्रफल जो कुछ पार्ट बिहार में है, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में है और कुछ मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ पंजाब हरियाणा में है। ये ऋग वैदिक काल का स्थान है। ठीक है, ऋग वैदिक काल इतना ही निकट में आके बढ़े थे। चलिए अब हम लोग
समझ गए। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता से स्टार्ट हुई और वो धीरे धीरे हंटर इत्यादि के रूप में, कबीला के रूप में कहाँ आए, वो सिंधु नदी के तट पे आए। और सिंधु नदी के तट पे एक हड़प्पा सभ्यता था, उसकी समाप्ति होने के बाद एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई और वो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता बोलते हैं। वो ऋग्वैदिक काल में हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ ऋग्वेद की रचना हुई और इसी के नाम पर ऋग्वैदिक काल पड़ा और ऋग्वैदिक काल एक नई सभ्यता की स्टार्ट हुई और ये गंगा जमुना दायों पर स्थित था। चलिए, तो वो सिंधु नदी के तट पर था और ये गंगा दायोब क्षेत्र में पड़ता है। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। चलिए, ये है आर्यों का मूल स्थान। अब लोग बोलेंगे आर्य कहाँ से आए थे, कैसे बस गए, क्यों आए? तो स्टार्ट करते हैं। आर्य, आर्य कहते किसको हैं? तो कुछ लोग का मानना है कि आर्य लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, कुछ लोग का मानना है तिब्बत से आए थे, कुछ लोग का मानना है उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ लोग का मानना है ये मतलब मध्य एशिया से आए थे। तो किन इतिहासकारों का मानना क्या है वो हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि सिंधु सभ्यता का जब समाप्ति हुई तो उसके बाद लोग एक नई सभ्यता के स्टार्ट हुआ और उसी सभ्यता का नाम पड़ा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक सभ्यता। चलिए बात करते हैं। बीजी तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक हैं, इतिहासकार हैं। वो उनका कहना है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, सभ्यता की स्टार्ट कैसे हुई? तो ये उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो एक दूसरे हैं इतिहासकार, वो बोलते हैं मैक्स मूलर, उनका कहना है नहीं, उत्तरी ध्रुव से नहीं आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्षेत्र आता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बोले नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती बोले ये कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। तो फिर दूसरे गार्डन चाइल्ड हैं एक, वो बोलते हैं कि ये नहीं, तिब्बत से नहीं आए, दक्षिणी रूस से आए, यूरेशिया क्षेत्र से आए। और एक और हैं विलियम जोन्स, उनका कहना है कि ये यूरोप, जो आल्पस पर्वत के पीछे पूर्वी क्षेत्र है वो यूरोप है, यूरेशिया कहलाता है, वो वहाँ यूरोप से आए। तो सबका अलग अलग मत है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। बीजी तिलक का मानना था कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र से आए, मैक्स मूलर का मानना है मध्य एशिया से आए, और ये दयानंद सरस्वती जी का मानना है कहाँ से आए, तो तिब्बत से आए। गार्डन चाइल्ड का मानना है, चाइल्ड है ये, चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड का मानना है कि दक्षिण रूस से आए। और ये एक विलियम जोन्स हैं, वो बोले कि क्या है, विलियम जोन्स बोले यूरोप से आए थे। चलिए आगे बात करते हैं कि आर्यन लोग थे कौन और कैसे इनकी शुरुआत हुई, सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो आर्यन लोग जो ऋग्वेद की माना जाता है, जो ऋग्वेद की रचना किए वो आर्य कहलाए, श्रेष्ठ कहलाए, कुलीन कहलाए, उच्च तंत्र के लोग कहलाए, उन्हीं को आर्य कहलाए। और उन्हीं को कहते हैं जो ऋग्वेद जानते थे। और जो कुछ रह गए, मान लिया 10% ऋग्वेद की रचना की और जो नहीं बचे वो अनार्य कहलाए। आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध होता रहता था। जो आर्यजन कहलाए वो पढ़े लिखे लोग थे, उच्च कुल के लोग थे, वो आर्य कहलाए, श्रेष्ठ लोग थे। पूछता है क्वेश्चन में कि आर्य लोग कौन थे, तो आर्य लोग का अर्थ, आर्य का मतलब कुलीन लोग, श्रेष्ठ लोग होता। तो आर्य लोग उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात माना गया। उनका भाषा क्या था, संस्कृत, ध्यान रखिएगा। ऐसे आर्य मतलब ऋग्वेदिक की रचना जो कि आर्य कहलाए, मतलब श्रेष्ठ लोग आर्य कहलाए, और जो नहीं पढ़े लिखे वो अनार्य कहलाए। तो आगे पढ़ते हैं कि वो उनका स्रोत क्या है, ऋग्वेद का मतलब ये ऋग्वैदिक काल का स्रोत, जानने का स्रोत क्या है, कैसे हम लोग जाने। उनका स्रोत है, प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जो भी हम लोग को ऋग्वेद का रचना हुई उसके अनुसार ही हम लोग ऋग्वैदिक काल का निर्धारण किए हैं कि इसकी घटनाक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है। उसके बाद हम लोग जो भी घटना घटी, जैसे सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद और एक संहिता, मतलब आरण्यक, उपनिषद, एक ब्राह्मण, जो भी ये सब मतलब रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसका काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो प्रारंभिक स्रोत क्या है, ऋग्वैदिक काल का जानने का प्रारंभिक स्रोत क्या है, तो ऋग्वैदिक काल पर जानने का प्रारंभिक स्रोत ऋग्वेद है। उसके बाद आर्यों में नॉर्डिक प्रजाति के लोग थे। पूछता है कि आर्य लोग कौन प्रजाति के लोग थे, तो नॉर्डिक कहलाता है, नॉर्डिक। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बतलाए थे कि मोंगलॉइड होता है, एस्ट्रॉइड होता है, प्रोटो एस्ट्रॉइड आए थे, लेकिन यहाँ क्या कहलाते हैं, नॉर्डिक कहलाते हैं आर्यों का। और आर्य लोग थे वो, जो आर्य कुलीन लोग थे वो आर्य कहलाए, और
जो नहीं पढ़े लिखे थे उनको दास बोला जाता था, दस्यु लोग बोलते थे, माने अनार्य को जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको दास बोला जाता, दस्यु बोला जाता है, उसी को बास बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्यों की सफलता के मुख्य कारण क्या था? तो अश्वचालित रथ, मतलब अश्वचालित घोड़े का प्रयोग करते थे, अश्वचालित रथ और कासे का प्रयोग करना सीख गए थे ऋग वैदिक काल में। यही इनकी सफलता का मूल मंत्र था। उसके बाद एक इराक का एक कसाइट अभिलेख है और एक मिथनी अभिलेख। मिथनी अभिलेख सीरिया का एक मिथनी अभिलेख है। अभी न बोले कि ऋग वैदिक काल की शुरुआत के पहले हम लोग पढ़ेंगे ये, मतलब मिस्र और इराक, मिस्र और इराक। तो ये बोलते हैं मिस्र इराक के एक केसाइट अभिलेख है और एक सीरिया के मितनी अभिलेख से आर्यों के आगमन का पता लगता है कि ये लोग कैसे आए, कैसे रहन सहन स्टार्ट किए, किस जगह से स्टार्ट किए और कैसे सफलता मिली यहाँ गंगा जमुना दायब क्षेत्र पर आने पर। चलिए आगे बात करते हैं। इतना तो पढ़ गए कि क्या था, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, कहाँ से ये आए। विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न मत है, लेकिन सबका ध्यान में रखना है, कौन क्या बोले हैं एग्जाम में पूछता है। उसके बाद स्रोत क्या था, तो ऋग वैदिक स्रोत था। कहाँ से इतिहास हम लोग पढ़ना चालू किए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से। उसके बाद कहाँ पहुँचे हैं, तो सिंधु सभ्यता पार किए हैं, तो सिंधु नदी को पार किए हैं, अब गंगा नदी क्षेत्र पर आए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गंगा जमुना दायब क्षेत्र पर आए हैं, तो जो भी होगा यहाँ गंगा यमुना क्षेत्र पे ही होगा। ऋग्वेद की रचना उसी के अंतर्गत आगे पीछे टोटल क्षेत्र है। तो भौगोलिक विस्तार कहाँ है, हम लोग पढ़ते हैं लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ था। लोहा का जो भी कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुए थे। वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो साक्ष्य में क्या मिलता है उत्तर वैदिक काल में, तो लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ था। और गंगा के मैदान, मतलब क्षेत्रफल ये कहाँ था, ऋग वैदिक काल का क्षेत्रफल कहाँ था, तो गंगा के मैदान के गंगा का मैदान, गंगा और यमुना के दायब क्षेत्र, मतलब ये गंगा यमुना बहते हैं तो इसके ऊपर नीचे जो भी है अगल बगल वो दायब क्षेत्र कहलाता है, तो इसके क्षेत्रफल था। वैदिक समाज में खानाबदोश लोग का जीवन क्या हो गया, सुव्यवस्थित हो गया, मतलब कबीला थे, खानाबदोश थे कौन, हड़प्पा सभ्यता। तो ये सभ्यता खानाबदोश नहीं था, धीरे धीरे कृषि और पशुपालन का स्टार्ट हो गया था, तो ये मतलब सभ्य कहलाए ये भी। तो कृषि की दिशा में यहाँ मतलब बढ़िया स्थिति था। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ व्यापार, मुख्य पेशा क्या था, व्यापार था। तो ऋग वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था, तो ऋग वैदिक काल में मुख्य पेशा है जो है पशुपालन है। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में कृषि है। इसका मुख्य पेशा ऋग वैदिक काल का पूछे क्या था एग्जाम में, तो पशुपालन है, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कृषि है। चलिए वैदिक समाज में परिवर्तन कैसे हुआ, तो कृषि और पशुपालन की स्टार्ट हो गई थी। कुरु और पंचाल सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। यहाँ भी कुछ लोग जनपद का नाम से दिया गया, तो वो मतलब क्षेत्र बांटेंगे कौन है, तो कुरु कौरव के नाम पर कुरु पड़ा था, वो दिल्ली का क्षेत्र है। दिल्ली और कुरुक्षेत्र जो हम लोग जानते हैं, वो कुरु और पंचाली थी, वो द्रौपदी को बोलते हैं, वो सर्वाधिक शक्तिशाली। कुरु और जनपद पंचाल जगह का नाम है, वो सर्वाधिक मतलब शक्तिशाली जनपद था। आगे पढ़ते हैं धार्मिक स्थिति। धर्म क्या था, धर्म के नाम पर क्या क्या चीज़ का प्रयोग हुआ था और किसकी पूजा करते थे, तो हम लोग जानते हैं यज्ञ। ऋग वेद में सबसे पहले हम प्राकृतिक पूजा को ध्यान रखा गया है, मतलब जो भी करना है यज्ञ से ही संतुष्ट करना है भगवान को। मंदिर मस्जिद नहीं थी, मंदिर मस्जिद का साथ नहीं मिला है। चलिए, तो ऋग वैदिक देवता में कौन इंपॉर्टेंट है, धार्मिक काल में क्या होता है ना कि ऋग वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रजापति को मानते हैं कि ये प्रमुख देवता थे। तो धार्मिक स्थिति क्या थी, तो धार्मिक स्थिति इंद्र को माना गया है। ऋग वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे और वरुण भी थे, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे। उसके बाद प्रजापति, रुद्र और विष्णु आदि देवताओं को प्रमुखता मिली थी। उसके बाद प्रारंभ में उपनिषद केवल 3 आश्रम, मतलब ऋग वैदिक काल में 30 आश्रमों का जिक्र था। बाद में जो चौथा आश्रम जोड़ा है वो सन्यासी जीवन था। पहला क्या था, ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा आश्रम जो सन्यासी था। यह ध्यान रखना।
याग में पशु बलि की प्राथमिकता दी गई थी, पशु बलि होता था। चलिए, ये धार्मिक स्थिति था। धार्मिक स्थिति एक बार पुनः पढ़ते हैं कि धार्मिक स्थिति मतलब ऋग वेद में क्या होता था, प्राकृतिक ऋग वैदिक काल में जो भी है, ऋग वैदिक काल में यज्ञ या कर्म से जो भी प्राकृतिक पूजन होता था, हम लोग प्रकृति को ही ध्यान रखते थे। प्रकृतिक में जो भी भगवान विष्णु थे वो उनका पूजा होता था। यज्ञ करा के, हवन करा के ही संतुष्ट कराया जाता था, मंदिर मस्जिद नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्थिक जीवन क्या था, तो आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन, जैसा कि हम लोग जाने गंगा जमुना दायों पर ये लोग कृषि स्टार्ट कर दिए थे, तो कृषि और पशुपालन मुख्य आधार था। 24 बैलों, कंठक एक संहिता होती है, जैसा कि हम बताए हैं, कंठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचा जाने वाले हलों का उल्लेख है। उसके बाद गेहूँ चावल, प्रमुख गेहूँ चावल और ये जौ मक्का इत्यादि क्या थे, प्रमुख अन्न थे। पालतू पशु में गाय बैल भेड़ बकरी सूअर इत्यादि थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचार प्रसार हुआ, ये एक क्रांति आई थी। उत्तर वैदिक काल लोहे का आविष्कार हुआ तो लोग एक क्रांति का उत्पन्न हो गया, मतलब लोहे का आविष्कार से इस सभ्यता का एक मतलब अगला कदम बढ़ा कि नहीं, अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, लोहे को क्या बोलते थे वहाँ, कृष्ण अयस्क कहते थे या श्याम अयस्क कहा जाता था। 4 प्रकार के बर्तन यूज होते थे। आर्थिक स्थिति था क्या, मतलब पेशा क्या था, उन लोग का पेशा क्या था, तो पेशा के अंतर्गत हम लोग जानते हैं जीविका क्या थी, तो कृषि पशुपालन। घड़ा कैसा यूज होता था, तो काले और लाल रंग के मृत भांड यूज होते थे। उसके बाद काला रिपेल्ड बेयर था, काला रिपेल का बेयर कहलाता है। उसके बाद चित्रित धूसर मृत भांड थे, और चौथा सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ लाल मृत भांड, मतलब लाल प्रकार के, लाल जो कलर था वो बर्तन था। चलिए, ये सब भौगोलिक स्थिति पढ़े, कहाँ था, धार्मिक स्थिति पढ़े, आर्थिक स्थिति पढ़े। आगे पढ़ते हैं। हम लोग जैसा कि बात की है सिंधु नदी घाटी के बाद, इसमें भी सिंधु का नाम प्राचीन क्या था, आधुनिक क्या था, तो सिंधु। उसके बाद सिंधु का सबसे ज़्यादा बार जिक्र आया है ये ऋग्वैदिक काल में, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन था, सरस्वती नदी, और इसको क्या बोलते हैं ऋग्वेद में, नदीतमा बोला गया है। ध्यान रखिएगा। वितस्ता का नया नाम क्या है, झेलम। उसके बाद अस्किनी का नया नाम क्या है, चिनाब। उसके बाद परुष्णी का नया नाम क्या है, रावी। और विपाशा क्या नाम है, ब्यास। और शतुद्री का सतलज, और शतुद्री का सतलज सरस्वती का नदीतमा बोलते हैं। आगे सप्त सैंधव प्रदेश की स्थापना, मतलब ऋग वैदिक काल जो भी आए सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए। सप्त सैंधव प्रदेश कौन कहलाया, तो सप्त सैंधव जो ऋग वैदिक काल का जो भी लोग जहाँ आकर बसे वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब गंगा जमुना क्षेत्र का जो भी इलाका था वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। तो समाज का विभाजन कैसा था, यहाँ सामाजिक जीवन कैसे जीवन यापन करते थे, तो सबसे पहले कुल होता है। हम बता देते हैं स्टार्टिंग से, कुल है मतलब एक परिवार था। उसके बाद कुल ग्राम हुआ, तो कुल ग्राम जन 20 राष्ट्र, और कुल ग्राम जन 20 राष्ट्र, ये इनका मौलिक सामाजिक जीवन था। तो समाज का विभाजन कैसा था, तो पहला आर्य मतलब ऋग्वेद के जो रचना किए थे आर्य कहलाए, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे वो अनार्य कहलाए। तो आर्य और अनार्य, आर्य जो पढ़े लिखे लोग थे आर्य कहलाए, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे अनार्य कहलाए। और उनको अनार्य को मतलब बोला गया, उनको बास या दस्यु दास बोलते थे। और ये भी जानना है कि ऋग्वैदिक काल में हम लोग विभाजन कैसा था, वर्ण विभाजन कैसा था, तो कर्म के आधार पर ऋग्वैदिक काल में विभाजित हुई थी। कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा वर्ण होगा। और बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, वही जाति के आधार पर मतलब जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ। कर्म के आधार पर मतलब कर्म क्या था, तो पहला ब्राह्मण हुए जो पूजा करवाए, दूसरा योद्धा हुए जो युद्ध किए, और तीसरा योद्धा के बाद पुजारी हुए जो पूजा कराए। उसके बाद तीसरा क्या हुए, पहला ब्राह्मण जो ऋग्वेद की रचना किए थे वो ब्राह्मण कहलाए। दूसरा क्षत्रिय जो क्षत्रिय हुए। उसके बाद वैश्य और शूद्र,
ये 4 वर्ण हुए। ये सब क्या कहलाए? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हम लोग 4 भाग में बांटे और ये जन्म के आधार पे हुए। ऋग वैदिक काल में क्या था? ऋग वैदिक में कर्म के आधार पे था। तो ऋग वैदिक काल में 4 पार्ट क्या थे? तो पहला क्या था? आर्ज लोग आए, तो वो पहला आर्ज कहलाए, उसके बाद दूसरा योद्धा कहलाए और तीसरा पुजारी और चौथा आम लोग। पहला था ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो क्या था? तो आर्ज कहलाए, जो आर्ज की रचना किए थे, मतलब ऋग्वेद की रचना किए थे। दूसरा योद्धा हुए, तीसरा पुजारी हुए और चौथा आम लोग हुए। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण जो बटा है वो क्या बटा है? 4, पहले कर्म के आधार पर, उसके बाद जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर ब्राह्मण तो शिक्षक, पुजारी, क्षत्रिय शासक, और वैश्य कृषि व्यापारी, और शूद्र जो सब लोग को क्या करता था? कारीगर और मजदूरी करके खेती करता था। समझ गए? फिर से एक बार बता रहे हैं, ऋग वैदिक काल में क्या होता था? तो कर्म के आधार पे बढ़ता था, वर्ण विभाजन था, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज की इकाई, समाज की इकाई कैसी थी? तो पितृ सत्रात्मक था। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़े कि मातृ सत्रात्मक था, लेकिन ऋग वैदिक काल पितृ सत्रात्मक था, माने पिता की प्रधानता थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि माता को इंक्लूड नहीं किया जाता था। यहाँ माता पिता मतलब स्त्री और पुरुष को समान दर्जा दिया गया था ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है महिला के मतलब स्थिति में गिरावट आई थी, लेकिन ऋग वैदिक में सबका सम्मान था। तो समाज का कैसी इकाई थी? परिवार तो पितृ सत्रात्मक था। आगे शिक्षकों द्वारा विद्यालय में रहकर मौखिक रूप से अध्ययन किया जाता था। और प्रमुख महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये ध्यान रखना है, एक महिलाओं में एक नाम आता है, वो है गार्गी और मैत्रेयी, एक महान विदूषक थी दोनों। तो ये है शिक्षा। भोजन कैसा था? तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। मादक पदार्थ में क्या कहलाता था? सूरा। सूरा किससे बनता था? मकई और जौ से ये सूरा बनता था, पीने का था। और एक सोम कहलाता है, वो पौधा से होता था। सोरा और सोम क्या कहलाता था? वो पीने का पदार्थ था, भोजन था ऋग वैदिक कार्य के लोगों का। आगे महिलाओं की स्थिति क्या थी? ध्यान से पढ़ते हैं। पत्नी सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी और यज्ञ में भी भाग लेती थी। दोनों का सामान्य दर्जा था और सभाओं में भाग लेना भी था। बाल विवाह सती प्रथा प्रचलित नहीं थी ऋग वैदिक काल में। आगे विदुषी महिला कौन थी? तो अपाला, विश्वरा, घोषा और ये लोपामुद्रा, ये लोग महान विदूषक थी, मतलब महान उस समय का महान महिलाएं थी जो ऋग्वेद का ज्ञाता थी। बेटी को पिता के समान अधिकार, मतलब पिता की संपत्ति का अधिकार तभी मिलता था जब वो इकलौती संतान हो। चलिए ये हम लोग पढ़े। वर्ण कितने प्रकार के थे? शब्द सद्ध प्रदेश आकर कहाँ बसे? वर्ण कितने प्रकार के हैं? किस प्रकार से 4 वर्ण बटे उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में। फिर हम लोग पढ़े कि समाज की इकाई क्या थी। और एक ध्यान से लास्ट हम फिर से बोलते रहे, पहला कुल मतलब परिवार हुआ, कुल, फिर ग्राम हुआ, फिर ग्राम के बाद 20 हुआ, 20 के बाद विस्पति, 20 के बाद कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। इतना ध्यान रखना। आगे राजनीतिक स्थिति देखिए। जन के अधिपति अभी जो बताए, जन के अधिपति क्या कहलाए? राजा कहलाए। मतलब कुल, पहला कुल हुआ, कुल हुआ मतलब कुल एक परिवार का अंग हुआ। तो कुल 5 जनों का उल्लेख है उसमें, अनु, द्रुहा, पूरम और यदु, अतुर्वस, ये 5 लोग थे। 5 कबीले का ही नाम पहले जन में उल्लेख है। तो कुल हुआ। उसके बाद कुल के बाद कुल मतलब परिवार, उसके बाद जन के अधिपति क्या कहलाए? राजा कहलाए। सबसे छोटी इकाई कौन थी? कुल। उसको प्रमुख क्या था? कुल का प्रमुख। जैसे कोई परिवार का मुखिया होता है तो कुल का मुखिया कौन था? कुलप कहलाता था। कुल मिलाकर ग्राम कहलाया। कुलों जो मिलकर बने, कुछ लोग मिले, वो ग्राम कहलाए। ग्राम का मुखिया कौन था? ग्रामनी था। ग्राम से बड़ी संस्था कौन थी? 20 था। उसका प्रमुख कौन कहलाए? विस्पति। और अनेक 20 का समूह क्या कहलाए? जनपद। उसका मुख्य कौन था? जनपति। आगे आर्थिक स्थिति का मूल आधार क्या था? तो जानते हैं कृषि और पशुपालन। कृषि योग भूमि जो थी उर्वर थी, उसको सीता भूमि कहते थे। सीता माता के नाम पर पड़ा था तो वो उर्वरा भूमि की सीता भूमि कहलाती थी। ऋग्वेद में लांगल सिर को हल बोलते थे और फाल सीता हल से जोती हुई भूमि, हल से जोती हुई भूमि को सीता माता के नाम पे पड़ा था, वो सीता कहलाती थी। उसके बाद पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता है और ऋग्वेद में इसका यूज कितना बार हुआ है? तो 176 बार यूज हुआ है ऋग्वेद में। हम लोग पहले कुड़ी चलाकर सिंचाई करते थे, उसी को रहट बोलते हैं। मतलब कूप कुलिया का प्रयोग होता था
प्राचीन काल में लोग देखते होंगे, ऐसे रसरी से मतलब पानी खींचते थे, उसको क्या बोला जाता है, कूप और कुलिया बोलते हैं। कुल्हड़ से पहले सिंचाई होती थी, पुराने लोग ज़माने में देखे होंगे। आगे आर्य प्राकृतिक पूजक थे, जैसा कि पहले ही हम पढ़े हैं। आर्य लोग क्या थे, प्रकृति को पूजा ही करते थे, प्रकृति का ही पूजा होती थी पहले, तो यज्ञ हवन करवाते थे। तो आर्य प्राकृतिक पूजक थे, इतना ध्यान रखना। उसके बाद ऋग्वैदिक स्रोत देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाते थे। और क्या था, मंदिर का साक्ष्य, मंदिर मस्जिद का साक्ष्य नहीं था। प्रमुख देवता इंद्र थे, उनका ऋग्वेद में कितने बार यूज हुआ है, 250 बार यूज हुआ है। प्रमुख अश्वमेघ यज्ञ, पहले यज्ञ भी करवाते थे, तो कैसा करवाते थे, 2 यज्ञ यहाँ इंपॉर्टेंट है। यज्ञ तो बहुत होता था, लेकिन 2 यज्ञ यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, अश्वमेघ यज्ञ, मतलब राजा जब बैठते थे तो वो घोड़े को छोड़ देते थे, जहाँ तक वो एरिया कवर करता था वो एरिया राजा का हो जाता था, वो क्या कहलाता, अश्वमेघ यज्ञ। और दूसरा राजस्व यज्ञ, मतलब अपने पराक्रम को दिखाने के लिए एक यज्ञ करवाते थे, वो राजस्व यज्ञ कहलाता है। आगे हम बात करते इंद्र, देवता क्या थे, इंद्र भगवान। सबसे पहले 250 बार ऋग्वेद में हुआ है यूज। तो किलों का देवता या वर्षा का देवता कौन थे, इंद्र थे। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, वो अग्नि थे। आगे प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक कौन थे, तरुण थे। और सोम, मादक द्रव्य पौधे के देवता कौन थे, तो सोम थे। अभी पढ़े हैं, सोमरस का यूज हम लोग करते थे ऋग्वैदिक काल में। मरुत, आंधी तूफान के देवता थे। उसके बाद उषा, प्रातः काल, ऐसे कहते हैं ना, उषा हो गई, उठ जाओ, मतलब उषा काल क्या कहलाता है, प्रातः काल की देवता। अदिति, आर्यों की सर्वशक्ति देवी कौन थी, तो अदिति थी। अर्नायनी, जंगल की देवी क्या कहलाती थी, अरण्य से जंगल होता, अर्नायनी जंगल की देवी थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो कहाँ कहाँ हम लोग, ऋग्वेद का क्षेत्रफल कहाँ था, और राजनीतिक स्थिति मतलब राजनीतिक कौन थे और शासन कौन करते थे। तो सबसे पहले जाने ही कि ब्राह्मण थे, वो राजाओं के एक समूह होता था, वो ब्राह्मण में एक राजाओं का समूह होता था, एक राजा शासन करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरु। पुरु जो कौरव कुल का शासक था, वो कुरु, भारत और कुरु, कौरव एक कुरु जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, दिल्ली में है, वो कुरु वंश का शासक थे। तो पुरु और भारत मिलके कौरव हुआ, जो 945 ईसा पूर्व में महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो कुरु के नाम पर ही कौरव पड़ा है। और कौरव और पांडव एक ही वंश के थे, लेकिन नाम पड़ा है पुरु और भरत। एक कबीला पुरु थे और एक कबीला भरत थे, दोनों के नाम पर कुरु पड़ा है, जो अभी कुरुक्षेत्र दिल्ली में है। आगे तुरवा सग्रीवी, ये भी एक क्षेत्र है, एक कुल है, उनका नाम है, उन नाम पर पड़ा है पंचाली। उसके बाद राजाओं की सहायता करने के लिए, अभी हम पढ़े कि राजनीतिक में राजा कौन शासन करता था, तो राजाओं की सहायता करने के लिए एक राजा होते थे। राजा की भूमिका उतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन राजा को सहायता करने के लिए क्या थे, वहाँ रत्नीन कहलाते थे। रत्नी कितना था, 12 था। हेल्प करने के लिए 12 राजाओं के समूह था, और वो हेल्प करता था एक मेन राजा का। तो रत्नीन संख्या कितना था, 12। कुलीन वर्ग से ही लोग रहते थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजा की प्रमुख उपाधियों में क्या है, सम्राट होगा, विराट होगा, स्वराट होगा, और एक भोज होगा। ये 4 है जो उपाधि था, राजा जो शासन करते थे उनका उपाधि था। राजा पर अंकुश लगाने की संस्था थी, मतलब ऐसा नहीं कि जो राजा है एक वो कुछ भी करे, उसको अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति थी। सभा क्या था, तो कुलीन जो ब्राह्मण लोग थे उन्हीं का कुलीन, सम्रांत लोग थे उन्हीं से लोग में एक सभा की रचना किए थे। सभा का व्यवस्था हुआ था, जिसे आजकल क्या बोला था, राज्यसभा, उच्च स्तरीय समिति। और लोकसभा मतलब ये समिति थी जो आम लोगों के लिए, मतलब साधारण लोग के लिए जो सभाएं थी। लोक आजकल क्या है, मतलब यह राज्यसभा हुआ और लोकसभा हुआ, तो ये लोकसभा जैसा काम करता था। और एक ये क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद में प्रजापत्रीय मतलब सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसमें, तो अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन है, तो बात करना है कि कौन थे, तो सभा और समिति थे। आगे पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन कैसा था। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वर्ण आधारित, पहला था ऋग्वैदिक काल में कि कर्म के आधार पर होता था, वो कर्म के आधार पर होता था। उसके बाद कर्म के आधार पर मतलब वर्ण 4 प्रकार के थे। एक
आर्य लोग थे, दूसरा पुजारी लोग थे, तीसरा ब्राह्मण जो थे, और चौथा जन्म ये युद्ध करते थे, और चौथा ये थे समान लोग, वो था। और उसके बाद ये उत्तर वैदिक काल में आए तो क्या था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो यही वर्ण उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म आधारित हो गया। पहले कर्म आधारित था, बाद में जन्म आधारित। उसके बाद वर्ण जन्माधारित था। आगे व्यवसाय पर आधारित जातियों का अस्तित्व था। शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई, मतलब मजदूर किसान जो भी थे वो शूद्र कहलाते थे। तो शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई। अस्पृश्यता उस टाइम नहीं था, बाल विवाह, सती प्रथा भी नहीं थी। प्रमुख वस्त्र, ये ध्यान रखिएगा, निबी, बास और अधिवास, मतलब निबी, बास और अधिवास, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर में, बीच में और नीचे पहनते थे उसको अधिवास बोलते थे, ये ध्यान रखना है। 3 वस्त्र से। गोत्र संस्था का उदय हुआ। गोत्र ऋग वैदिक काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ। उसके बाद 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था उस समय। गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, ये प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, ये सब विवाहों का उस समय प्रचलन था। आगे पढ़ते हैं। देखिए प्रमुख संस्था, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अभी हम बताए सभा और समिति, ये पूछता है इसलिए हम बता रहे हैं। सभा मतलब आम लोगों की सभा थी, सॉरी आम लोगों की नहीं, ये ब्राह्मण लोगों की सभा थी। सभा मतलब उच्च लोगों की सभा थी, और ब्राह्मण में ही कुछ लोग थे इसमें, जो सभा का कुलीन सम्राट लोग का ही ये सभा थी, वो सभा कहलाया। तो न्यायिक कार्य करते थे। बुजुर्गों का था, महिलाओं की भागीदारी भी थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी बंद हो गई थी सभा में, और ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख हुआ, और इसका समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। और इसमें आधुनिक राज्यसभा से तुलना किया गया है। मतलब आजकल जो उच्च स्तरीय समिति होता है वो कौन है, तो राज्यसभा। तो यहाँ कुल और सम्राट लोगों के लोग रहते थे, श्रेष्ठ लोगों का ये समूह था, तो ये क्या कहलाया, राज्यसभा कहलाया। और ये समिति क्या थे, तो आम लोगों की एक संस्था थी, वो समिति कहलाया। ऋग्वेद 9 बार हुआ है। जनसाधारण की सभा थी, ये आजकल लोकसभा कहलाता है। नीतिगत निर्णय और राजनीतिक व्यवधान से निपटना किनका काम था, समिति का था। सभा और समिति मतलब जो भी राजनीतिक निर्णय लिया जाए और जो भी व्यवधान संकट पड़ा है, राजनीतिक संकट, वो निकालना है, तो कौन था, समिति थी। और ये दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने वाला होना चाहिए। जैसे राज्यसभा, आज लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, दोनों समन्वय करने वाले। तो इसमें एक क्या था, विधक थे। ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख आया है। महिलाएं भी शामिल थी। समाज धार्मिक और सैन्य उद्देश्य हेतु कार्य करता था। मतलब क्या था, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए काम करता था, वो विधक था। और दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए संस्था थे, उसको विधक बोलते थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोग पढ़े कि ऋग वैदिक काल में जो भी हुआ, ऋग्वेद से ही अध्ययन करके जो भी हम प्राप्त किए, यूज किए, वही कर्मकांड हुआ। उसी को दर्शन मानकर हम लोग प्रयोग किए और उसी का पूजा किया। सामाजिक स्थिति आया, आर्थिक स्थिति उसी के अनुसार बदला। तो कर्मकांड के विरोध में या कर्मकांड के सपोर्ट में कुछ लोग इनका ऋग्वेद मतलब सहयोगी भी हुए, और कुछ लोग कर्मकांड को अपोजिट भी किए। तो ये षड दर्शन सिद्धांत, मतलब कुछ लोग होता है कि यज्ञ को या कर्म को या प्रकृति को कुछ लोग महत्व दे रहा है, और कुछ लोग बोले नहीं, यहाँ ईश्वर कुछ नहीं है। कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं। सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। तो ऋग्वेद में जो भी कर्मकांड आया, ब्राह्मणों का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, और कुछ लोग मतलब ये जनमान जो भी हैं, कुछ लोग मतलब ये हुआ 3 और इधर वर्ग बच गया। जैसे क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण हुए, तो एक श्रेष्ठ हुए, क्षत्रिय हुए, और इधर मजदूर वर्ग हुए, और एक वैश्य हुए। तो ये लोग के बीच में कर्मकांडों के लेकर कुछ लोग विरोध किए और कुछ लोग सहयोग भी किए। वो षड दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादन हुआ। तो दर्शन के आधार पर 6 षड दर्शन बोलते हैं। ये 6 सिद्धांत है, मतलब कर्मकांडों के विरोध में भी, ऐसा नहीं कह सकता, विरोध में भी और सपोर्ट में भी 6 सिद्धांत दिया गया। वो क्या कहलाया उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन। वो क्या थे, तो चार्वाक थे एक,
प्रतिपादक, वो चार्वक सिद्धांत दिए। चार्वक दर्शन का सिद्धांत क्या था? तो चार्वक थे, चार्वक का चार्वक हैं। इनका क्या सिद्धांत था? तो चार्वक का सिद्धांत कहा जाता है कि मतलब हम लोग जो वर्तमान में कर रहे हैं वो सही है, भूत में क्या होगा, मतलब भूत और भविष्य में क्या होगा इसको हम नहीं जानते हैं। जो वर्तमान में जीना है, हम लोग कर्ज लेकर भी घी पीते रहेंगे फिर भी सही है, बाद में कुछ नहीं होगा। क्या होगा? अभी वर्तमान में जो है जीवित हैं, जैसे कर रहे हैं वो है, इतना ही तक सही है, ना तो ईश्वर है और ना ही परमात्मा है। तो चार्वाक ये सिद्धांत दिए थे। तो चार्वाक क्या थे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये चार थे, मतलब चार बातों का ध्यान रखे थे कि हम लोग अपने पे, मतलब अभी जो वर्तमान में है इसी को हम लोग अभी मानते हैं, बाद में कुछ नहीं जानते हैं। तो मतलब ये नास्तिक थे। चलिए आगे हम बात करते हैं चार्वाक, मतलब आधुनिक जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे, भूत और भविष्यों की बात नहीं करते थे चार्वाक। तो चार्वाक दर्शन का सिद्धांत कौन दिया? चार्वाक। कपिल मुनि सांख्य दर्शन, ये दर्शन पर आधारित थे और ये ऋग वेद के जो भी दर्शन आए, सांख्य जैसे अग्नि, ये अग्नि वायु पवन समीरा, ये सब जो भी प्रकृति में थे ये माने कि नहीं ये सब ईश्वर की देन है। तो सांख्य दर्शन कौन थे? कपिल। सांख्य दर्शन कौन दिए? वो कपिल दिए। पतंजलि, जैसा कि हम लोग जानते हैं पतंजलि योग क्रिया, योग से मतलब व्यायाम करके या कुछ योग करके जो भी है ये दर्शन का ही पाठ है। तो योग दर्शन कौन दिए? हम लोग योग से स्वस्थ रह सकते हैं कि मतलब प्रतिदिन नित्य क्रियाक्रम अच्छे से करके स्वस्थ रह सकते हैं। और योग मतलब आश्रम और जो भी है शरीर से संबंधित मतलब प्रयोग करके ही हम लोग खुश रह सकते हैं। योग सिद्धांत कौन दिए थे? पतंजलि दिए थे। न्याय गौतम, ये न्याय दर्शन, मतलब हम लोग क्या है न्याय के बारे में सोचेंगे, मतलब ऋग वैदिक काल में जो भी न्याय की बात कही गई है वो गौतम मुनि समर्थित थे कि नहीं ये सब सही है, न्याय जो भी है गौतम सिद्धांत दिए थे। उसके बाद पूर्व मीमांसा, कर्मकांड, ऋग वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट का अध्ययन जो किए थे, फर्स्ट वो है पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा मतलब ऋग वैदिक का जो लास्ट वाला पार्ट जो वर्णन किए थे वो बादरायन थे। तब पूर्व मीमांसा, कर्मकांड, दर्शन, मोह, जो भी विश्वास रखे कि नहीं ईश्वर है, ईश्वर में हम लोग विश्वास करते हैं, तो वो जैमिनी थे, जैमिनी सिद्धांत दिए। और उत्तर मीमांसा मतलब बाद में उपनिषद का जो अध्ययन किए वो उत्तर मीमांसा, उपनिषद के आधार पर मतलब अद्वैतवाद का सिद्धांत दिए, वो बादरायन थे। उसके बाद वैशेषिकी सिद्धांत, मतलब आज भी देखिए मतलब ऋग्वेद कब था और अभी क्या है, मतलब कनाद मुनि दिए थे वो ब्रह्मांड का सिद्धांत। सभी पदार्थ का क्या है मूल तत्वों से बना है। मूल तत्व कितने हैं? परमाणु अविभाज्य है, सभी परमाणु से ही ब्रह्मांड बने हैं, ये सिद्धांत दिए थे वैशेषिकी दर्शन। एक विशेष पर फोकस किए थे वो वैशेषिकी दर्शन थे। वो और कौन दिए थे? कनाद या उलुक मुनि दिए थे। कनाद बोलते हैं वैशेषिकी सिद्धांत कनाद मुनि, जिससे आज ब्रह्मांड की में बहुत सारे खोज हुए। वैशेषिकी दर्शन मतलब सीधे बोलना है मूल तत्व किससे बने हुए हैं, तो मूल तत्व परमाणु अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, सभी तत्व ईश्वर से ही बने हैं। वो क्या कहलाता है? वैशेषिकी दर्शन कहलाता है, किसी विशेष से ये संबंधित है। आगे देखिए प्राचीन एवं आधुनिक नाम। प्राचीन नाम क्या है? कुछ लोग ऋग वैदिक काल में क्या क्या यूज हुआ उसका प्राचीन नाम क्या था और अभी का नाम क्या है इसको हम जानते हैं। तो उर्वरा, जिसको आज उपजाऊ भूमि बोलते हैं। आगे लांगल या सिर, हल को बोला जाता है। और ब्रिक, बैल को बोलते हैं। करिस या सकृत, गोबर की खाद को क्या बोलते हैं? करिस या सकृत बोलते हैं, गोबर की खाद। सीता, हल की नालियाँ, जैसे हल ऐसे होता था तो हल की नाली ऐसे बनता था, तो हल की नाली कैसे बनता था? तो हल की नालियों को क्या बोलते हैं? जिसको फ्यूरो इंग्लिश में बोलते हैं, फ्यूरो। वो क्या था? हल की नालियों को सीता बोलते थे। उसके बाद अबल, कूप को क्या बोलते थे? कुआं को क्या बोलते थे? अबल बोलते थे। किबास क्या है? हलवा। परजन्य क्या है? बादल। आर्दर इसको बोलते हैं। जैसे आजकल हम लोग बटखारा, जिसको क्या बोलते हैं? 1 केजी का ये बटखारा है या 1 केजी का क्या है वो नापने का, वो तब उस समय क्या था अनाज मापने वाला बर्तन होता था, उसको क्या बोलते थे? आर्दर बोलते थे। उसके बाद तक्षण, बढ़ई जाति को बोला जाता था पहले तक्षण। उसके बाद भीषज क्या है? वैद्य लोग को बोलते थे भीषज। और कुसीद क्या है? या सूदखोर बोलते हैं, ऋण लेने वालों को क्या बोलते हैं? सूदखोर बोलते थे।
आगे सैनिक अधिकारी, उस समय भी सैनिक अधिकारी थे। जब राजा था तो प्रजा के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होती थी, और वैदिक है, राजा है, तो उसके लिए कुछ सहयोग करने के लिए कुछ तो लोग होंगे। वो लोग क्या थे, तो सहयोगी जो थे। और सेनानी, सेना भी उस समय थी, तो क्या कहलाते थे, तो सेनानी क्या कहलाए, सेनापति। सूत क्या कहलाए, मतलब राजा का सारथी, सूत। सूत कृष्ण भगवान अर्जुन के क्या थे, सूत थे। तो ग्रामनी, गांव के मुखिया, आजकल मुखिया होता है, तो उस समय गांव के मुखिया क्या कहलाता था ग्रामनी कहलाता था। भागदूत भागदूत क्या है, तो कर को संग्रह करने वाले क्या कहलाते हैं, भागदूत बोलते हैं। कर का जो संग्रह करके इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था टैक्स, वो क्या कहलाता है, वो भागदूत बोलते हैं। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, आजकल भी कोषाध्यक्ष हैं, जैसे पैसे का जो भी लेन देन या जमा करते हैं वो कोषाध्यक्ष कहलाते थे। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। उसके बाद अछबाप, जो जैसे अछबाप जो पासे के खेल होता था ना, उसमें राजा की जो सहायता करते थे वो अछबाप कहलाते थे। आज भी लोग ताश खेलते हैं तो किसी के पक्ष में जाके बोल देते हैं, तो कहता क्यों पक्ष में लेता है, तो ये वही अछबाप है जो राजा की सहायता करते थे, वो अक्षबाप कहलाते हैं। उसके बाद छत, ये क्या है, प्रतिहारी, दुर्गों की रक्षा जो करता था वो प्रतिहारी। दुर्ग तो नहीं थे, लेकिन जो भी राजा की सहायता के लिए कुछ लोग रहते थे गेट पर, वो प्रतिहारी, छत कहलाते थे। गोवी कर्तन क्या, जंगल विभाग का प्रधान क्या कहलाता था, गोवी कर्तन कहलाता था। आगे पालागल, विदूषक, महान विदूषक, जैसे अभी पढ़े क्या, मैत्रेय, विश्वरा, लोपामुद्रा, घोषा इत्यादि, ये क्या है, विदूषक थे। महिषी मुख रानी कहलाती थी। अब पुरोहित, धार्मिक करने वाले, धार्मिक काम करने वालों को क्या बोला जाता था, पुरोहित। ये है हमारे ऋग वैदिक काल, सेकंड चैप्टर। तो हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए, ऋग वैदिक काल को अच्छे तरीके से पढ़े, हड़प्पा सभ्यता को अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब हम लोग इसी तरह आगे का भी चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।